नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के फॉरमोस्ट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जनाब बैरिस्टर एतजाज़ एहसन, सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब के साथ उनकी रिहाइशगाह में। और कोशिश मेरी ये है कि जहाँ मुख्तलिफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एनालिसिस किया जाए, उसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को भी देखा जाए, इसकी लिमिटेशंस जो हैं उनको भी देखा जाए। And what can be a greater opportunity than to discuss it with Barrister Etazaz Ehsan? A very warm welcome to you, sir. आपने वक्त निकाला बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपकी पार्टी के की लीडर्स जो हैं, जैसे खुर्शीद शाह साहब हैं और लतीफ़ खोसा साहब हैं, और वो मसलसल ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने पनामा केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर दर हकीकत नवाज शरीफ साहब की मदद ये कर रहे हैं, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसकी क्या वजह है, आपको क्या समझ आती, क्यों कहते हैं ऐसा? इसका पस मंज़र तारीख़ में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये तारीख़ी एतबार से, अब देखें 1993 में नवाज शरीफ को जब इसहाक़ खान ने हटाया, 58(2)B का इतलाक़ उस पर किया और उन पर इल्ज़ाम जो लगाए उनमें करप्शन का इल्ज़ाम 1993 में नवाज शरीफ को हटाने का जवाज़ करप्शन बताया गया। जस्टिस नसीम हसन शाह वाला केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 58(2)B के तहत करप्शन मौजू ही नहीं है, इट इज़ नॉट रेलिवेंट टू 58(2)B। ठीक हो गया। यू कांट डिसॉल्व एन असेंबली और डिसमिस ए गवर्नमेंट ऑन एलिगेशंस ऑफ करप्शन। ठीक है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने जब बेनज़ीर शहीद की असेंबली डिज़ोल्व की, फारूक लगारी ने 58(2)B, वही 58(2)B था। बिल्कुल सही। और उसने इल्ज़ाम करप्शन के लगाए तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया करप्शन के इल्ज़ाम पर मबनी हुक्मनामा ऐसा पास किया जा सकता है जिसके ज़रिए हुकूमत को और असेंबली को घर भेजा जाए। ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन आ गई बहुत बुरी तरह से। बहुत वाज़ेह कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन एतजाज़ साहब, इसको कैसे हमारी कोर्ट्स मैनेज करती हैं? जब मैं अमेरिकन लॉ को देखता हूँ तो वहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि हर लीगल डिसीजन दूसरे से डिराइव हो, उसकी एक लॉजिकल सेंस, उसकी लॉजिक की कड़ी ना ब्रेक हो। ये जो हमारी कोर्ट्स कभी एक डिसीजन करती हैं, कभी दूसरे डिसीजन करती हैं, जिसमें उसकी लॉजिक डॉक्टर साहब ऑन द फेस ऑफ इट इन्होंने प्रिंसिपल रखा हुआ है डिस्टिंग्विश करने का। वो क्या है? कि डिस्टिंग्विश, फैक्ट्स पे डिस्टिंग्विश कर लो, ठीक, कोई ना कोई बात निकाल लो। हाँ। तो जज के हाथ में कानून मोम की नाक होती है, ठीक, उसको जिस तरफ मोड़ ले, ये फैसला जज ने करना होता है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है एयर मार्शल असगर खान केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल पहले हुक्म दिया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से 95 लाख वसूल किया जाए, जो उसने ISI से लेकर 1990 की इलेक्शन रिग करने की कोशिश की थी या की थी। और वो 95 लाख रुपया, 95 था कि 35 था? 95 लाख। अच्छा। और वो 95 लाख रुपया फौजदार और दीगरान भी उसमें थे, पर मियां साहब से वो फौजदारी और दीवानी प्रोसेसेस दोनों को बरूए कार ला के वसूल किया जाए। ठीक। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ 97 में। हमला हुआ। हाँ। चीफ जस्टिस और 4 जजेस को कुर्सियां उनकी पीछे गिर गई, उनको भागना पड़ा। वो पूरा मॉब इन्वेडेड द कोर्ट रूम नंबर 1। और उसमें ब्यूरोक्रेसी का भी बाद में पता चला कि रोल था, बकायदा उनको लाया गया। वो बसें भर भर के रास्ते में उनको देगें खिलाई गई, खाने खिलाए गए, लाहौर से चले, गुजरात से चले, वो लोग लाए गए, फलांग के गेट से ऊपर से गुजरे। ब्यूरोक्रेसी खामोश रही, पुलिस खामोश रही, फौज खामोश रही, उस हमले को होने दिया। पर वो मियां नवाज शरीफ की पार्टी ने किया, और मियां नवाज शरीफ और ये इनके वजीर जो इस वक्त हैं, वजीर दिफा, इन्होंने थप्पड़ मारे एक सीनियर वकील को, शेख मोहम्मद अकरम को, और वो सारा कुछ वीडियो। कुछ हुआ? 14 बंदे मार दिए अपने मोहल्ले में, मॉडल टाउन में। एक जज ने रिपोर्ट दी है इनके खिलाफ, वो रिपोर्ट कहीं निकली, गुम हो गई है।
वो गुम हो गई। तो इसके बरक्स यूसुफ रजा गिलानी पे इल्ज़ाम क्या, नवाज शरीफ पे तो इल्ज़ाम मनी लॉन्ड्रिंग का है, बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है शरीफ ख़ानदान पे कि अरब बहार रुपए मनी लॉन्डर किए हैं। वो गलत है, सही है, पर इल्ज़ाम है। यूसुफ रजा पे क्या इल्ज़ाम था? कंटेम्प्ट उन्होंने, वो इल्ज़ाम तो ये था कि आप पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान को एक गैर मुल्की मैजिस्ट्रेट के रूबरू उसको सरनगू क्यों नहीं करते, उसका सर उसके सामने ये लीगल आर्गुमेंट नहीं हो सकता इफ्तिखार चौधरी साहब की कोर्ट का कि चूंकि कोर्ट कह रही है कि ये खत लिखते हैं और गिलानी साहब रिफ्यूज कर रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर, तो वो एक कोर्ट का ऑर्डर मानने से इनकार कर रहे हैं और कंटेम्प्ट कर रहे हैं। किया तो उन्होंने यही किया तो यही, पर उसकी डिफेंस कितनी स्ट्रांग डिफेंस थी कि आर्टिकल 248 मुझे इजाजत नहीं देता। आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत, वो आसिफ जरदारी हो, फारूक लगारी हो, रफीक तारड़ हो, कोई भी हो, ममनून हुसैन हो, उसको मुकम्मल इस्तिस्ना देता है ता वक्त कि वो सदर है। और खत लिखवा दिया जब इन्होंने राजा परवेज अशरफ से, तो क्या बना? कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहता रहा कि स्विट्जरलैंड भी इसको नहीं खातर में लाएगा, रद्दी की टोकरी में ये खत जाएगा। अब ये जो एक तजाद है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ नवाज शरीफ साहब के ऊपर जब इल्ज़ामात होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट जो हैं, खाली एक कोर्ट नहीं सारी कोर्ट जो हैं, उनका रवैया या उसमें रविश में फ़र्क होता है, और जब दूसरी साइड पे इल्ज़ामात होते हैं तो वही कोर्ट्स जो हैं वो बड़े सख्त फैसले भी कर देती हैं। ये सिर्फ नवाज शरीफ स्पेसिफिक तो नहीं हो सकता बायस, इसके पीछे कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होगा, यानी पावर का कोई डायनामिक्स होंगे, बैलेंस ऑफ पावर का इशू होगा, कोर्ट्स की लिमिटेशंस होंगी। गिलानी साहब नॉमिनी थे जरदारी साहब के, वो खुद पावर नहीं थे, जरदारी साहब की जगह उनको टारगेट किया गया। सिंध में से एक गवर्नमेंट अपनी पावर डिराइव कर रही थी, वो वीक गवर्नमेंट समझी जाती थी, मीडिया का सेक्शन उसके खिलाफ था, वो गवर्नमेंट हेल्पलेस थी। कुछ इस तरह की भी तो वजूहत है ना यहाँ पे। नहीं, कोई वजूहत नहीं है। यही अब सोच रहे हैं कि कमीशन बनाए पैनामा पेपर्स पे। मैं समझता हूँ कमीशन की जरूरत नहीं है, 5 जज बैठ गए हैं और इतना सिंपल केस है ये अगर मतलब है इस पे इंसाफ हो करना चाहे कोई, और सुप्रीम कोर्ट, इतना सिंपल केस है कि 4 बयान हैं जो बयान रिकॉर्डेड हैं टेप पे। लोग कहते हैं वो पार्ट ऑफ जुडिशियल रिकॉर्ड नहीं है, तो उनको उन पे इंसार नहीं किया जा सकता। वो इतनी सिंपल तरीके से जुडिशियल रिकॉर्ड का पार्ट बनते हैं। हुसैन नवाज को आप तलब करें, इंक्वायरी तो उनमें है ना, उसको अदालत में कटहरे में खड़ा करें, उसके सामने उसका बयान रिकॉर्ड जो हुआ है, पूछें कि आपका है कि नहीं, वो चला दें। वो उससे पूछें कि ये आपका है कि नहीं है। अगर वो इनकार करता है, फर्ज करो, तो नेक्स्ट विटनेस जावेद चौधरी साहब जो एंकर हैं, या मेरे ख्याल हामिद मीर का भी, वो एंकर को बुला के पूछें ये रिकॉर्ड आपके सामने हुआ है, कैमरामैन से पूछें आपके सामने ये रिकॉर्ड हुआ है, वो प्रूफ करे, वो कह देंगे कि जी हमारे सामने रिकॉर्ड हुआ है, कोई काट छांट नहीं है। पर अव्वल तो हुसैन नवाज खुद मान लेगा, गुंजाइश भी नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है इनकार। अब वो रिकॉर्ड हो गया, जुडिशियल रिकॉर्ड हो गया। हाँ। अब नेक्स्ट, लेकिन उस पर कोई मूवमेंट नहीं हो रही उस डायरेक्शन में। अब पता नहीं, शायद हो, शायद, मैं तो अभी तक तवक्को करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगी। नेक्स्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बुलाया जाए। वजीर आजम को तलब किया इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को, इम्तियाज नहीं होना चाहिए यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ के दरमियान, उसको तलब करें। उसके आगे उसके 2 बयान जो उसने कौम से खिताब किया, एक बयान जो उसने कौमी असेंबली में दिया है, और 2 बयान उसने जो दिए हैं जलसों में, वो चला दिए जाए और पूछ लिए जाए ये जनाब के अपने बयान है, वो कहेगा यस। बाकी सवाल बाद में पूछने के हैं, बाकी बाद में पूछने के। तीसरा, चौधरी निसार अली जो इनके मोतमद हैं, इनके आज भी वजीर दाखिला है, उनका बयान है कि ये जो उनकी डेट्स अगर ली जाए 18-20 साल पहले जब से उन्होंने बयान दिया, तो 92-93 में ये मेफेयर फ्लैट्स अकॉर्डिंग टू
निसार अली स्टेटमेंट 92, 93, 94 में मेफेयर फ्लैट्स लिए गए जिस वक्त ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का ठेका हुआ। बिल्कुल सही है। वो जो रहमान मलिक की रिपोर्ट है $160 मिलियन की किकबैक की, हाँ, वो उस जमाने में लिए गए। अब ये शायद दुरुस्ती कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान से पैसा नहीं लेके गए, बाहर से ही गया है, पर वो पाकिस्तान का पैसा गया है। हाँ। पाकिस्तान ने पेमेंट की है। अच्छा, अब ये अगर ये दुरुस्त है, अगर ये दुरुस्त है तो पाकिस्तान ने पेमेंट की है डेवू को और डेवू ने इनको दिया है। अगर ये दुरुस्त है ये तो अब फैक्ट्स हैं जो कोर्ट के सामने हैं, लेकिन कुछ उसमें और किस्म की भी चीजें हैं। हामिद खान साहब जो वकील हैं पीटीआई के, वो वहाँ कह रहे हैं कि कमीशन बना दें। ज़रूरत नहीं है, समझ नहीं आती कॉमन सेंस में कि 5 जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान बैठे हैं तो एक सिंगल मेंबर कमीशन बनाने की बड़ा क्या ज़रूरत है। लेकिन हामिद खान साहब ये लॉजिक वहाँ क्यों आर्ग्यू कर रहे थे? ये मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना। है तो अजीब सी लॉजिक हामिद खान को ये कहते हुए। मैं तो समझता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है। और ये 5 दिन में 4 दिन में केस हो सकता है, तस्फिया इसका हो सकता है। अच्छा, राइट एंड रॉन्ग इसका सामने आ सकता है। अच्छा, 5 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम करें, आप, आई डोंट नो वेदर यू एग्री, मुझे ऐसा लगता है जैसे जब गिलानी साहब को कोर्ट ने बुलाया तो पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, आपकी जो गवर्नमेंट थी, वो एक अंडर प्रेशर बिलीगर्ड गवर्नमेंट थी जो अपना पावर बेस सिंध में था, पंजाब हुकूमत उसके पास नहीं थी, और पाकिस्तान के नेशनल मीडिया का, उर्दू मीडिया का, अंग्रेज़ी मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन उस गवर्नमेंट को के ख़िलाफ़ था, और वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ स्ट्रेटेजिकली अलाइन था। कियानी साहब की फ़ौज भी जो थी वो अलाइन थी। खुद सुप्रीम कोर्ट जो थी उसको रिस्टोर चुके करवाया ही इफ्तिखार चौधरी साहब को नवाज शरीफ साहब ने था। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी हॉस्टाइल थी, पंजाब गवर्नमेंट उसके पीछे खड़ी थी, आर्मी का भी उनकी तरफ झुकाव था और मीडिया का भी झुकाव था। नवाज शरीफ साहब के पास पंजाब भी है, सेंटर भी है, ब्यूरोक्रेसी उनके साथ है, मीडिया का सारा सेक्शन मेजॉरिटी उनके साथ है। फौज की वो सिचुएशन नहीं है जो कियानी साहब के ज़माने में थी, बिकॉज उस वक्त ज़्यादा हॉस्टिलिटी थी। तो स्ट्रेटेजिकली तौर पे ये एक वीक सुप्रीम कोर्ट है एज एन इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर कुछ भी फैसला हो एक अलग चीज़ है। तो आपने बड़ी प्रैग्मेटिज्म की बात की। मैं रियल पॉलिटिक्स में बिलीव करता हूँ। मैं बिस्मार्क के सेल्फ इंटरेस्ट की प्रैग्मेटिज्म, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट हथियार डाल दे, और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हथियार डाल देगी। अगर इन कंसिडरेशंस पे सुप्रीम कोर्ट ने इज्तनाब किया इस प्रोसेस से, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट का इससे जाहिर है कि जी फौज भी उधर है, पंजाब भी उधर है, फिर तो सुप्रीम कोर्ट हथियार डाल रही होगी ना। पहले मैं ये नहीं समझता। तजाद बताया ना, 1993 और 1997 का फर्क भी आपने बताया। नहीं, वो फर्क उसमें वो सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा था। बीच में एक सुप्रीम कोर्ट आया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वक्त में, जिसके खिलाफ फौज भी थी, फेडरल गवर्नमेंट भी थी, पंजाब तो नहीं था, पंजाब नहीं था, पंजाब उसके, और मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन उनके साथ था, और पंजाब और फौज जनरल मुशर्रफ की हद तक खिलाफ थी। कियानी की फौज तो खिलाफ नहीं थी उनके। लेकिन खैर अगर ये है तो फिर खुदा ही बैलेंस ऑफ पावर की बात कर रहा हूं, फिर खुदा ही हाफिज है। अगर ये है तो फिर खुदा ही हाफिज है। लेकिन मैं तो ठीक है, आप मॉरल आर्गुमेंट नहीं, मैं मॉरल आर्गुमेंट नहीं ले रहा हूं, मैं ये ले रहा हूं, मैं समझता हूं कि ये केस इतना सिंपल है, इसमें स्टेटमेंट्स आ गई हैं, बयानात, जो इल्जाम अलैहान है। ये मुकदमात में नहीं होता कि इल्जाम जिसके मुल्जिम का अपना बयान हो, कन्फेशनल स्टेटमेंट हो या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हो, और अगर यहाँ 3 मुल्जिम हैं, 4, तो उनमें से 4 मुल्जिम हैं तो 3 के बयानात, मरियम बीबी का भी बयान है, उसको भी बुला के पूछना चाहिए। फिर उस पे पीटीआई के वकला को क्रॉस एग्जामिनेशन करने की 3-4 पे इजाजत होनी चाहिए। दैट विल बी ड्यू प्रोसेस। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिसेस ड्यू प्रोसेस। अदरवाइज पीपल विल से कि जी पीपल्स पार्टी का लाड़काने का वो जो एक स्टेटमेंट है कि लाड़काने के वजीर आजम के लिए और कानून है और लाहौर के वजीर आजम के लिए और कानून है। ये सुप्रीम कोर्ट कितनी दफा ये इस किस्म का इल्ज़ाम अपने सर लेती रहेगी। मेरा ख्याल है कि दे नो दिस इज़ अ सिंपल मैटर। अभी तक जिस तरह वो चले हैं वो इसी अंदाज से चले हैं कि पर
आप जो चीज़ कह रहे हैं वो मॉरली है, लीगली करेक्ट है। मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी है कि यहाँ बैलेंस ऑफ पावर जब पंजाब की गवर्नमेंट और सेंटर किसी एक इकाई के पास होता है तो पाकिस्तान में कोई और इकाई मासवा फौज के उसके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन अगर मोरालिटी का तो आलम ये है, मुझे बड़ी परेशानी होती है इस बात पे। 10 पाकिस्तान के 10 सीनियर मोस्ट पीपल, सबसे मुक्तदर 10 आदमी, 10 सिर्फ 20 करोड़ में से 10 सबसे मुक्तदर एक कमरे में बैठ के मीटिंग करते हैं। खबर लीक हो जाती है, वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस से खबर लीक हो जाती है या फीड की जाती है पर लीक हो जाती है। उन 10 में कोई एक भी, चाहे फौजी है चाहे सिविलियन है, एक भी इतनी मॉरल करेज नहीं रखता कि वो कह लो छोड़ो यार, इंक्वायरी की क्या, वो उसको आमिर रजा खान को जज लगाने की जरूरत क्या है। मैंने किया, आई कम ऑन द मीडिया एंड से कि मैंने फीड किया। उल्टा जर्नलिस्ट की एक एसोसिएशन ने यह मुतालबा किया है कि डॉन को मजबूर भी नहीं कर सकते आप ये बताने के लिए कि सोर्स क्या है। ये भी एक चीज है विच गिव्स सेटिस्फैक्शन एंड करेज टू द गवर्नमेंट। हुकूमत को ये इत्मीनान है, मेरा मानना, विच में भी रॉन्ग, मेरा मानना है कि ये इसहाक डार, निसार अली, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और ये मीटिंग में थे और इनका मोतमद पांचवा वो था परवेज रशीद, जिसको बकरा बना दिया गया, कुर्बानी का बकरा। ये इन्होंने पहले से ये तय किया हुआ था कि ये हमने स्टोरी इस तरह लीक कर ये एक प्रॉम्प्टेड किस्म की डिस्कशन, ये इनका गलत या सही वो किया हुआ था। लेकिन इन्होंने चुना डॉन को भी और सिरिल माइडा को इसलिए कि वो मर जाएगा, वो नहीं बताएगा, आप उसको जेल में सेफ। इस पे मजीद और इस नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब के साथ, पाकिस्तान फोरमोस्ट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, और बात को वहीं पॉइंट से उसी नुक्ते से आगे बढ़ाते हैं। यानी बात शुरू हुई थी कि पनामा लीक्स पे सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती, बैलेंस ऑफ पावर क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। अब आपने दरमियान में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग नुक्ता उठाया है कि डॉन लीक्स तो उससे भी ज़्यादा सादा बात है। और अच्छा, अब फिर एक मुझे उस पर हैरानगी ये होती है कि अमेरिका, हम कोई रूस की तरफ या चीन की तरफ या सऊदी अरब के नहीं देख रहे इन टर्म्स ऑफ लीगल प्रेसिडेंट। अमेरिका में जूडिथ मिलर का केस जो है स्कूटर लिबी वाला, वो बिल्कुल क्लियर है कि जब जूडिथ मिलर ने ये कहा कि मैं अपना सोर्स नहीं बताऊंगी तो प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट को कहा कि इसको जेल भेजने, इसका माइंड बन जाएगा। 85 डेज़ के बाद उसने प्ली बार्गेनिंग की, वो निकली, उसने स्कूटर लिबी को रिवील किया, स्कूटर लिबी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की, उसको सज़ा हो गई। बाद में प्रेसिडेंट बुश ने 2007 में जाते जाते उसको उन्होंने पार्डन कर दिया। इस तरह के 2-3-4 और भी केसेस हैं। तो अगर यही सूरत हाल हिंदुस्तान में होती, इसराइल में होती, अमेरिका में होती, बरतानिया में होती, तो अब तक लोग गिरफ्तार हो गए होते, हथकड़ियाँ लगी होती, ऑन बेल होते। यहाँ उसका भी कोई एंड रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो ये फिर स्ट्रेट जाएगी किधर? ये तो बिल्कुल एक सॉफ्ट शेल काइंड ऑफ स्ट्रेट बन गई है। देखें डॉक्टर साहब, गिल्टी माइंड तो इन 4-5 लोगों में से ही है जो वहाँ बदकिस्मती से, काश मैं कह सकता कि फौजियों का ये की गिल्टी माइंड है, पर फौजियों के तो खिलाफ खबर वो सारी फौज के खिलाफ, राइल शरीफ के खिलाफ जो फीड की इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बुनियादी के खिलाफ कि ये तो मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और हालांकि ये कोई ऐसा कोई नई चीज भी नहीं है। सिक्योरिटी की ये चीज, ये सारी मतलब है कि अक्सर लिखा जा रहा है, इस पे कमेंट किया जा रहा है, इसमें एक जिद्दत है ना सर, उड़ी पे हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत दी गई है डॉन के लीक्स के जरिए। इसकी सिर्फ इतनी सिग्निफिकेंस है, चूंकि हिंदुस्तान अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव नहीं कर पाया कहीं पर भी किसी सब्सटेंटिव एविडेंस से, इसके जरिए इस चीज़ को तक़वियत दी गई है कि हाँ, पाकिस्तानी खुद ही जो हैं वो सोच रहे हैं कि शायद ये उधर से हुआ होगा, इसलिए वो फैसला कर रहे हैं। मकसद मेरा ख्याल है ये था कि फौज
का ये इमेज दिया जाए दुनिया में कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करती है और सिविलियंस जो है वो नहीं करते और कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल, और वो कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की। अब इसमें मैं ये मानने को तैयार हूं कि किसी हद तक हकीकत हो सकती है और अपने ही एसेट्स भी हैं वो, लेकिन जो परेशानी की बात यह है कि इसको सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया और ये सोचा समझा मंसूबा था जिसमें 5 आदमी, ये शेख परवेज, ये परवेज रशीद, इसहाक डार, निसार अली, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तो लाजमी थे। अब एक सवाल ये है, डॉन लीक्स पे भी जो कमेटी बनाई गई है उस पर भी फौरी तौर पे यही तनकीद आई है कि वो भी एक बहुत ही कमज़ोर किस्म की कमेटी है, मतलब उसमें इतने ऐसे लोग हैं जिनके हुकूमत के साथ बड़े ज़ाती किस्म के ताल्लुकात हैं, तो ज़ाहिर है वो भी कोई उसका भी कुछ नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान के तो सो कॉल्ड कहा जाता है जी अस्करी इदारे हैं, वो इतने अब इंस्टीट्यूशनली कमज़ोर हो गए हैं कि इतना बड़ा जो नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच है उस पर भी वो दे कांट पुट देयर फुट डाउन। इससे तो ये पता चलता है। देखें जी, कमेटी बनाने का तो कोई मकसद ही नहीं है और 1 महीना कमेटी अब जाएगी या बुलाएगी उन सब को जो वहाँ मौजूद थे, आईएसआई के चीफ को कमेटी बुलाएगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राइल शरीफ को, ही तो मे बी थे एन एक्स, नहीं ही wasn't there। अच्छा वो नहीं थे, जिनको फौजियों को बुलाएगी, फिर उसमें सिर्फ आईएसआई का डीजी था, डीजी था, बाकी तो कोई भी नहीं था। अच्छा बाकी ये तो कमेटी ने करना क्या है? अगर मैं शहबाज शरीफ हूं हाँ और मैंने लीक की है, हाँ, क्योंकि लोग शहबाज शरीफ का और इंटीरियर मिनिस्टर का नाम ले रहे हैं, जो स्टोरी ये या है, कुछ और लोगों का भी नाम ले रहे हैं। स्टोरी ये है कि परवेज रशीद ने अप्रोच करके स्टोरी दी तो डॉन वालों ने कहा, जफर अब्बास, सिरिल अलमेडा एंड अंबर सहगल ने, कि हमें ये मोतबर सोर्स नहीं है, हमें मोतबर सोर्स से दो। तो एक ज्यादा मोतबर सोर्स ने फिर कंफर्म की। अब मैं नहीं जानता हूं वो कौन सी ज्यादा मोतबर सोर्स थी, पर जिससे जो मौजूद थी इनसाइड दैट मीटिंग, जो मौजूद था, और ही वॉज मोर ऑथेंटिक एंड मोतबर देन द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बेचारे को तो कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है कि जी इसने खबर रोकी नहीं। वो तो फजूल और चार्ज है। डॉक्टर साहब, अब अगर खबर देने वाला खबर रोकने वाले से ज्यादा ताकतवर हो तो खबर रोकने वाला रोक कैसे सकता है? तो फिर इस सारी चीज़ को अगर आप कंसेप्चुअली देखते हैं तो ये जो हमारा निज़ाम रियासत और हुकूमत है ये फिर किस तरफ को जा रहा है? टोटल इन्हतात की तरफ जा रहा है? बिकॉज अगर स्टेट इतनी कमज़ोर है, इस किस्म की चीज़ें देखें ना, यहाँ पे ये डिस्कशन भी हो सकती थी कि अगर हिंदुस्तान दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, ये जनरली कर देगा, तो क्या हम टैक्टिकल डिवाइसेस इस्तेमाल करेंगे? क्या पंजाब में करेंगे, कश्मीर में करेंगे? क्या हम भी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे कि नहीं करेंगे? उस पर डिसएग्रीमेंट भी हो सकते थे। तो अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऐसी बातें निकल जाएँ, इसका मतलब है कि एक न्यूक्लियर कंट्री तो बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अब कोई फील भी नहीं कर रहा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो इससे हम फिर किधर जा रहे हैं? जो प्रॉब्लम हमारी है वो ये है कि हम दुनिया में बहुत तन्हा हो गए हैं और उरी जैसे वाक़े पे हमारी कोई बात सुनने मानने को ही तैयार नहीं कि वहाँ फेंसेस लगे हुए हैं, वहाँ फौज इंडियन बैठी हुई है, ये इंडिजिनस मूवमेंट है। इंडिजिनस मूवमेंट में ऐसे एलिमेंट्स भी लाजमी होंगे जो कि मिलिट्री ट्रेनिंग रखते होंगे, जो कि पाकिस्तान से लॉन्च नहीं हुए होंगे, कश्मीर से, या मुसलमान जो इंडियन मुसलमान हैं जिनमें रेडिकलाइजेशन, वो सिमी वगैरह की बॉडीज़ हैं जो रेडिकलाइज्ड हैं, उधर से हुआ होगा, पर कोई मानने को तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि एक तो हम यहां पेट्रनेज रखते हैं ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, दूसरा ये कि हम अब उरी पे फॉर इंस्टेंस हमने इल्जाम लगा दिया अपनी फौज पे, एक लिहाज से खुद ही लगा दिया, खुद ही, कि जी ये
काम तो इनका है और अपना ही अपनों का काम है। तो दुनिया में कोई तैयार नहीं है मानने को। अभी मार्क लायल ग्रांट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रिटेन का आया हुआ था। ही मेट मी इस्लामाबाद में, और अब वो फॉर इंस्टेंस वो इसरार कर रहा था, मेरी उससे बहस हुई, वो इसरार कर रहा था कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। वो कहता है आप ना माने बॉर्डर रेड किए उन्होंने, वो कहता है सर्जिकल स्ट्राइक की है। उसको सर्जिकल स्ट्राइक कहना चाहता है वो, कहना चाहता है, पर मतलब है कि इंडिया की बात लोग हमसे यकीनन ज्यादा मानते हैं, और उसकी वजह यह है कि हमने डोमेस्टिकली अपने अंदर इंतशार पैदा कर रखा है। तो हम एक आवाज से बात नहीं करें। एक ब्रेक में ले लूं नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक दो और इश्यूज को भी टच करते हैं आफ्टर द ब्रेक। हमारी इशू इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अगर हम पॉलिटिक्स पे आए, आपने एक दफ़ा स्टेटमेंट दी जब अभी इमरान खान का बड़ा धरना वरना और इस्लामाबाद बंद करना, लॉकडाउन के 2 नवंबर की तरफ चीज़ें मूव कर रही थी, तो आपने कहा कि भाई इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ तनकीद खान शेख बाहर निकल करते तौर पे ज़्यादा, आपको क्या वो बेहतर थी? पहले मैं अगर वर्कर हम हद तक पे आई हैड द पार्टी वर्कर पे हमने मानदीर बुटायर पे होता कर पीछे जब 9 नवंबर इस तरह भी, और वहां था आपने हमारे 2097 के बाद हमारी आई वॉज मतलब आपको नहीं, तो उसके तो हम 2014 में भी खिलाफ थे। 2014 में भी हमने कहा कि क्राउड ला के गवर्नमेंट गिराना मकसूद नहीं है। नहीं कि प्रैक्टिकल ऑप्शन, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी भी नहीं है इस्लामाबाद जैसे शहर में कि आप 50,000 बंदा ले भी आएंगे तो क्या कर लेंगे आप? धरना दे लेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप ये काम करेंगे और अगर आप इस 50,000 बंदा ला के और अपनी बात मनवा लेंगे तो कल कला ज़्यादा डिटरमिन्ड ग्रोह, ज़्यादा इंतहा पसंद ग्रोह, वो 30-40 हज़ार आके बैठ जाएंगे डी चौक में और कहेंगे कि शिया को काफिर डिक्लेयर करो, क्रिश्चियंस को निकालो। बट दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंटरेस्टिंग अनदर पॉइंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। जब मार्च 2009 में आप लीड कर रहे थे नवाज शरीफ साहब के साथ वकला की रेस्टोरेशन के इशू पे, गुजरांवाला आप लोग पहुंचते हैं। अब हाइंडसाइट में बात समझ आती है कि अगर नवाज शरीफ साहब भी 30-40 हज़ार लोग लेकर इस्लामाबाद आते और पुलिस डिटर्मिन्ड होती और जनरल कयानी का वो उसमें एंगल ना होता कि फ़ौज का दबाव ना होता जरदारी साहब पे, तो क्या कर लेते? इस्लामाबाद की पुलिस उनको कुछ भी नहीं करने देती। वो तो भी बेसिकली पॉलिटिकल मैनेजमेंट। आपको सच बताऊं, जिस वक्त क्यानी का फ़ोन आया और वो मुझे आया,
ये नून वाले कहते हैं ये पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ था, ये इंतजाम में गए, हमने साथ बिठाया। मैं तो इनसे आगे निकला हुआ था, ये तो पीछे रह गए थे शाहदरा मियां नवाज शरीफ। और जुलूस की ताकत बनी जब हम दोनों के धारे मिल गए। ठीक, आप एक सेपरेट जुलूस लेकर आ रहे थे। मैं सेपरेट जुलूस, मैं आगे था इनके, और वो हमारे साथ हमारे वकला थे और बसेस थी। और अब उस जुलूस को लीड कौन कर रहा था और फैसला कौन कर सकता था? जिसको टेलीफोन गया वो मैं था। बिल्कुल सही। ये नून वाले पता नहीं कहां से बातें बनाते हैं। और इनमें एक जीजी ब्रिगेड है, गालम गलोच ब्रिगेड, जो सिर्फ काम गाली देना है और झूठ बोलना है। अच्छा, लेकिन कॉल आई आपको, लेकिन तो मैं अर्ज करता हूँ, उसके बाद हमने फैसला किया। उसके बाद मियाँ साहब ने जो मेरे से बात की वो मैं कभी फिर बताऊंगा, बड़ी दिलचस्प बात कि बता दें आज आप था वो। पर खैर जब हम आज बता दें, पता नहीं कब मौका मिलेगा। जब हम सुन रहे थे यूसुफ रजा की तकरीर एक फार्म हाउस में गुजरावाला के से पहले, तो कोई 50,000 आदमी फार्म हाउस के लॉन्स में मौजूद था। खासा बड़ा क्राउड था, खासा बड़ा हमारे साथ चला था। और गुजरावाला में एक बड़ा जलसा हमारा इंतजार कर रहा था। जब यूसुफ रजा ने ऐलान किया कि ये बहाल हो जाएंगे 22 तारीख को और सारे जज बहाल होंगे, ढोल धमाके शुरू हो गए। 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा नहीं होंगे, हम 15 मिनट बाद नीचे आए। हम फर्स्ट फ्लोर पे मियां नवाज शरीफ और मैं और उनके कुछ वज़रा सुन रहे थे तकरीर। हम नीचे आए तो 500 आदमी रह गया हुआ था। सो मतलब बेसिकली कॉज ही खत्म हो गया। वो हमने गुजरावाला जहाँ जलसा 1.5 लाख का, मुझे कियानी ने कहा 1.5 लाख आपका इंतजार कर रहा है। आई नो वट यू हैव द स्ट्रेंथ यू हैव। वो जब वो 1.5 लाख को का पता किया, वहाँ फ़ोन किए, उन्होंने कहा यहाँ तो मिठाइयों की दुकानें रात को खुल गई, सुबह 6 बजे थे, और लोगों ने लूट लिए और सारे घर घर चले गए, यहाँ तो बंदा ही कोई नहीं है। हाँ। और जब हम गए, फिर भी गए हम, हाँ। उस मकाम पे जहाँ जलसा था रेलवे स्टेशन के पीछे, फिर भी गए तो 500 आदमी से छठा 501 नहीं था। हाँ। लोगों का कथारसिस हो गया था। हाँ। ये लोग यूं ही, काजी हुसैन अहमद कहने लगे कि जी एतजाज हसन और नवाज शरीफ आगे नहीं आए, इमरान खान ने इल्जाम लगाया। लेकिन सर अगर क्राउड आ भी जाता है इस्लामाबाद में, अगर नहीं उस वक्त वो उस दिन कोई क्राउड का कथारसिस हो गया था। क्राउड की मंजिल हासिल हो गई थी। क्राउड घर जाके नाचता वाजता डांस करता हुआ क्राउड सारा घर घर चला गया हुआ था। दिस इज एक्चुअली दैट हैपेंड। ठीक, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन। हमारा मकसद बिल्कुल एक लास्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट गिराने का नहीं था। नहीं ठीक है, हमारा मकसद था जुडिशरी को, जजेस को बहाल कराने का। लास्ट क्वेश्चन, ये जो सारा मोमेंट गुजरा है, धरना इस्लामाबाद, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, इससे अब इमरान खान की सियासत जो है उसको तकवीत मिली है या इमरान खान की सियासत वीक हो गई है? नहीं, इससे तो कमजोर हुई है। कमजोर हुई। His stake is now entirely in the Supreme Court. अगर सुप्रीम कोर्ट, एंड दिस इज द बाई प्रोडक्ट, सुप्रीम कोर्ट को तो वो करना चाहिए जो उसको करना चाहिए, और मेरे ख्याल में उसको प्राइम मिनिस्टर और उसके बेटों को और इंटीरियर मिनिस्टर को समन करके और वो कन्फ्रंट करके स्टेटमेंट्स और उनको रिकॉर्ड पे ला के और उस तरह प्रोसीड करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन कन्फेशंस। बट इमरान विल बी highly damaged if the Supreme Court clears नवाज शरीफ। फिर तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। अगर सेनेट की रेजोल्यूशन के पीछे पीटीआई स्टैंड लेती और सुप्रीम कोर्ट वाला केस ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में तो केस ले जाना ही बेवकूफ़ी होती इनकी। नहीं, अब मैं तो इसका कुछ नहीं कहता। वो सुप्रीम कोर्ट ने, अगर सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया प्राइम मिनिस्टर को और कन्फ्रंट कर दिया उसकी स्टेटमेंट से, और हुसैन नवाज को तलब कर लिया और उसकी स्टेटमेंट से कन्फ्रंट कर दिया, और
निसार अली को कन्फ्रंट कर लिया उसकी स्टेटमेंट से, सिर्फ उनको बस रिकॉर्ड पे लाने के लिए, और क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाजत दे दी, विच इज ए राइट ऑफ द अदर साइड, अर्थ विल शेक। अर्थ विल शेक, बट दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। इफ अगर उन्होंने कर लिया। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू देखी, बड़ी बेलाग गुफ्तगू थी, तमाम फैसला आपका है। कल फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।